जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने चारों जो चैप्टर हैं पीछे के वो मैंने पढ़ा दिए हैं, वो कवर कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए चैनल पर और उसको देख लीजिए। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शुरू से क्लियर होती चली आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये 5वां अध्याय। देखिए ये 5वां अध्याय, इसमें क्या है कि संघ और इसका राज्य क्षेत्र। देखिए भाग एक जो है, संविधान का जो भाग एक है, ठीक है, भाग एक में मैंने बताया है पिछले एक दो वीडियो में मैंने बताया है भाग और आर्टिकल्स कि इस भाग में यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल्स हैं और इस भाग में यहाँ से यहाँ तक। तो वो वीडियो देख लीजिएगा आप, उसमें आपको मैंने सारा बताया हुआ है। तो ये भाग एक में एक से लेकर चार, अनुच्छेद एक से लेकर के चार तक है। यानी कि अनुच्छेद एक, दो, तीन, चार, इनमें क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रावधान हैं, वो सब इसमें बताया गया है। कैसे राज्यों का राज्य बनते हैं, राज्य के एक राज्य को, एक राज्य में दो राज्य कैसे बनते हैं, या कोई राज्य यूनियन टेरिटरी कैसे बनता है, और नया कोई राज्य ये शामिल होना होना है कहीं बाहर से कोई नई, जैसे किसी देश को मान लो कल को पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हमें हमने ले लिया, कब्जा कर लिया, तो उस उसको कैसे अपने भारत में कैसे सम्मिलित करना है, वो सारी विधियां, वो सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं भाग एक में। और एक से लेकर चार तक के सारे प्रावधान हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, फटाफट शुरू करते हैं इसको और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी से करते हैं इसमें। देखिए संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद एक से चार तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो मैंने अभी जो बताया आपको कि यहाँ से यहाँ तक चर्चा की गई है। राज्यों का संघ, अनुच्छेद एक में कहा गया है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। राज्यों के समूह के बजाय ये राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। पहला, एक देश का नाम, और दूसरा जो है इसकी राज पद्धति, कि किस प्रकार की राज पद्धति होगी। ठीक, संविधान में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी थी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, तथा कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है। ठीक, तो दोनों नाम जो सुझाए गए थे वो दोनों को रख दिया। दूसरे देश को संघ बताया गया। यद्यप संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ये यूएसए जैसा कोई ये समझौता नहीं है। ठीक है, यूएसए में क्या है, जो 13 राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, वो मिलकर उनका आपस में एक समझौता हुआ है और उन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन किया है। तो वो कभी भी अपने उस संगठन से, उस जो बनाया है उन्होंने स्टेट, ये संगठन, उससे वो अलग हो सकते हैं। वो जो संघ बना है उससे वो कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ वही बताया है इसमें। अमेरिकी संघ में और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी राज्य जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अनुच्छेद एक के अनुसार अब उसमें उस समय तीन श्रेणियों में बांटा गया था। कैसे, अभी देखिए कौन कौन से राज्य हैं, क्या है। अनुच्छेद एक में बताया गया है, श्रेणियां बताई गई हैं कि कौन से राज्य क्या हैं, कैसे हैं। तो एक तो राज्यों का क्षेत्र, एक संघ होता है, यूटीज जिसको बोलते हो आप, और एक ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान को कब्जा कर लिया, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए वो अलग से प्रावधान किए गए हैं। ठीक, राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। अनुसूची भी दी गई है कि
पहली अनुसूची में क्या है वो भी मैंने बताया है, कवर किया हुआ है। एक लिस्टिंग का, एक पॉलिटी का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, वो भी प्लेलिस्ट में लगी हुई है। ठीक है, तो उसमें जो पार्ट और ये शेड्यूल दोनों मैंने कवर किए हैं। तो और उसके अंडर में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी मैंने कवर किए हैं। तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो राज्यों राज्यों व संघ शासित क्षेत्र, राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान के पहले अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, भाग एक, अनुसूची एक और अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो ध्यान रखिएगा। इस वक्त ये चूंकि पुराना है, या अभी आप मान के आप ये जानिए, जो लेटेस्ट 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये, अन्यथा आप कहीं गलत कर देंगे। ये पहले का है ये। ठीक है, राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अभी क्या है, अभी तो उसको भी समाप्त कर दिया गया है, उसको यूटी बना दिया गया है। तो आप ये वर्डिंग भी हट जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप हटा दीजिएगा। अभी सभी समान रूप से सभी जगह लागू हो रहे हैं। ठीक है, यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से हैं विशेष उपबंध वाले? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक। ये आगे अनुच्छेद आएगा, उसमें आप इसको देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 370 ABCD, तो ये लिस्टिंग में आता है ये। ठीक है, ये आगे जब बताएंगे तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लिस्टिंग में आता है प्रश्न, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसके अतिरिक्त पांचवी और छठी अनुसूची में राज्यों के भीतर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी उपबंध दिए गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के उससे प्रशासनिक उससे संबंधित हैं, कार्यों से। ठीक है, तो ये वही चीज़ बताया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए है। ठीक, भारत का क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा, ये उसमें पूछता है वाक्य में बना के, भारत के क्षेत्र और भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ में समेटे हुए। क्यों? क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, इसमें सिर्फ राज्य है। यहाँ जो दिया गया है इसमें सिर्फ क्या बोला गया है, सब संघ है, वो राज्यों का संघ है। ठीक है, लेकिन जबकि पहले में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित प्रदेश भी हैं। यानी अगर भारत का क्षेत्र बोला जाएगा तो उसमें तो यूटीज भी आ जाएंगे, और पहले वाले में क्या, भारत का संघ, उसमें सिर्फ राज्यों की बात की गई है। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। ठीक, तो इसलिए वो इस मायने में व्यापक है, वो मतलब उसका व्यापक क्षेत्र व्यापक है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिकृत किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पहले। ठीक है, संघीय व्यवस्था में इस राज्य इसके सदस्य और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में सीधे सरकार का प्रशासन होता है। आपको पता है कि यूटीज जो भी हैं वहाँ सीधे, वहाँ कोई जो भी गवर्नमेंट हो भी, आप मान के चलिए कि दिल्ली और पुदुचेरी, इनको छोड़ दिया जाए तो अन्य जो यूटीज हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या प्रशासक होते हैं, तो वो सीधे जो है सरकार के टच में रहते हैं। ठीक है, उनमें प्रशासन जो है वो सीधे डायरेक्ट हस्तक्षेप रहता है सीधे। ठीक, तो वही बताया गया है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। याद रखिएगा, संप्रभुता मैंने बताया है कि क्या होती है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण संधि के अनुसार खरीद या उपहार या लीज व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिकृत न किया हो, जीत या हरा कर, जो बताया मैंने। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जैसे दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप। याद आपको, ये यहाँ पर जो जितने भी पुर्तगालीज और ये फ्रेंच ये लोग थे, तो ये बहुत बाद में गए हैं। ठीक है, गोवा और ये सब बहुत बाद में गए हैं, आज़ादी मिलने के काफ़ी दिनों बाद गए हैं ये। ठीक है, तो इनका बाद में अधिग्रहण किया गया और फिर इनको अपने भारत में शामिल किया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के बाद इनकी आगे इसमें बताया जाएगा कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब आगे डिटेल से है। अनुच्छेद 2 में क्या है, वो अभी तक अनुच्छेद 1 की बात चल रही थी, अब अनुच्छेद 2 में देखिए क्या क्या है।
अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो कौन सा अनुच्छेद इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये आपको ये वर्ड दे दिया जाएगा, ये वर्डिंग, ये पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, ये वाक्य, संसद विधि द्वारा ये निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, या सीधे सीधे यहीं से प्रश्न बन जाएगा, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके किस अनुच्छेद में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसमें भी दो शक्तियां प्रदान करता है ये। कौन सा? नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करें और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। तो ये आर्टिकल 2 याद रखिएगा, ये दोनों चीजें, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना और नए राज्यों के गठन की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों के अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। अर्थात जो राज्य पहले से बने भारत के संघ में नहीं है सम्मिलित, उनको अगर सम्मिलित किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन संबंधित है। अगर कोई राज्य है पहले से अपने यहाँ, जैसे आंध्र प्रदेश था तो उसमें तेलंगाना बना, या उत्तर प्रदेश से फिर उत्तराखंड अलग हुआ, या फिर आप देखिए बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो ये सब किस किस उस पर अलग हुए, किस विधि पे, किस तरीके से? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत इनका ये जो प्रावधान किए गए ये वो अनुच्छेद 3 के तहत किए गए। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अभी जो ये जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, ये अधिनियम आया, ये भी इसी के तहत हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है क्या चीजें? अब देखिए, पहला, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कहने का मतलब है कि एक राज्य है उसमें 2 करने हैं, ठीक है, या ये 2 राज्यों को मिलाकर एक करना हो, ठीक है, या इनका कुछ क्षेत्र इनका कुछ क्षेत्र इनका कुछ क्षेत्र मिला के एक बनाना हो। तो किसी भी प्रकार से जो राज्य हैं पहले से अस्तित्व में, उनमें कुछ परिवर्तन करना है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, तो वो अनुच्छेद जो है वो 3 के प्रावधान के अनुसार होगा। अनुच्छेद 3 में वो सब दिया गया है। ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, इसमें कोई राज्य है उसका क्षेत्र बढ़ा भी सकती है, उसका क्षेत्र घटा भी सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी हो सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि कुछ दिन पहले नाम परिवर्तन हुए थे, जैसे उड़ीसा का ओडिशा हुआ, इधर उत्तरांचल का उत्तराखंड हुआ, तो नाम बदले जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे पश्चिम बंगाल ने शायद बंगाल या कुछ बंगाल करके नाम उसको चेंज करने के लिए बोला है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। क्या वो शर्तें क्या है देख लीजिए। देखिए, एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। यानी जो यहाँ पे लिखे गए हैं जितने भी पॉइंट थे, नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, बढ़ाना घटाना या नया राज्य बनाना, वो सब जो भी है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही, याद रखिएगा, ये कहीं वाक्य में कन्फ्यूज़न के लिए दे सकता है। तो ये नाम में जो भी है ये इसमें राष्ट्रपति के पूर्व परमिशन से ही ये संसद में बिल पेश किया जाएगा। ठीक, दूसरा, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेज सकते हैं। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद की नए
राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ के किसी भाग को या अन्य राज्य के क्षेत्र को मिलाकर अथवा नए राज्य के संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। वही घुमा फिरा के वही बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको अभी समझा दिया पीछे। ठीक है, राष्ट्रपति या बीच में ब्रैकेट में संसद दिया है तो संसद में तीनों आ जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अभी जो बताया इन्होंने कि वो बिल जो है, वो अध्यादेश या जो भी है, वो राज्य के विधानमंडलों में भेजा जाएगा जिस राज्य का ये किया जा रहा है, लेकिन वो अगर वो एग्री है तब तो ठीक है, नहीं एग्री तो भी वो बाध्य नहीं है। ठीक है, उनको करना है वो कर देंगे, मतलब उनके ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो राज्य के विधानमंडल ने मना कर दिया या कुछ ऐसे सजेशन दे दिए तो वो जरूरी नहीं है कि वो मान ही लिया जाए। वो उनके ऊपर है, उनके डिस्क्रिप्शन पे है, तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे, वहाँ पे बाध्यता नहीं है। ठीक है, अस्वीकार कर सकता है वो, दोनों लिखा है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो या तो आप दे भी दिया हो तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। ठीक, संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में रहते हैं। जो यूटीज का मतलब ही हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वहां पे वो कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, ये ध्यान दीजिएगा इस पे। बिना राज्यों के अनुमति से कदम उठा सकती है। आपको पूछा जाएगा, ये सेंटेंस दे दिया जाएगा कि अगर राज्यों के नाम में या नए राज्य बनाने हैं, परिवर्तित करना है, नाम बदलना है, क्षेत्रफल बदलना है, तो क्या राज्य के विधानमंडल की अनुमति जरूरी है? तो इस प्रकार जब प्रश्न बनेंगे तो आप उसमें हाँ नहीं या जो भी रहेगा, गलत सही, ट्रू फॉल्स जो भी रहेगा जिस प्रकार का प्रश्न, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अनुमति बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, जब संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। समझ गए? इस प्रकार संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। यह प्रश्न मेंस में भी बनता है। मेंस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लिखने के लिए कि भारत के जो राज्य हैं वो समाप्त होने योग्य हैं, ऐसे करके प्रश्न बनता है। ठीक है, तो वो भी इन्हीं सब कारणों से है। अगर आप उस प्रकार का प्रश्न लिखते हैं तो इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए आप प्रश्न को आंसर राइटिंग करेंगे, उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर में आप बताएंगे, इन सब चीज़ों का जिक्र करना पड़ेगा आपको कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या गारंटी, ये देखिए, हाँ ठीक है, इस तरह भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ये प्रश्न पूछा गया है, ये पिछले उसमें कहीं आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस में। ठीक है, विभक्त राज्यों का, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, चर्चा करें या विस्तार से बताइए या जो भी है चर्चा करें। जो भी प्रश्न आएगा ये मेंस का है, ये तो याद रखिएगा। ये तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को आपको जिक्र करना पड़ेगा। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती, ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वहाँ पर उनको संविधान द्वारा गारंटी दी गई है कि भैया जब तुम्हारा मन करे तुम अलग हो सकते हो। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। समझ गए भाई? वो उनको आप वो नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उनका नाम परिवर्तन या उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो वो सब उनके बिना परमिशन के नहीं हो सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक, इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? विभाज्य राज्यों का, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, लेकिन अमेरिका को कहा गया है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। चलिए अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के
वाक्यों में घुमा फिरा के दे दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो भी ये परिवर्तन किए जाएंगे ये अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, इनको ध्यान रखिएगा, ये संविधान संशोधन के रूप में नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 368 के तहत इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस प्रकार का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ये दोनों, ये ध्यान रखिएगा कि एक तो ये नहीं माना जाएगा संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और ये क्या है, ये सामान्य बहुमत है और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ये पास किया जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या संसद को ही यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार का निर्णय कि बेरूवाड़ी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया। ये बेरूवाड़ी केस है जिसमें कि कुछ हिस्सा जो है वो दे दिया गया था। तब तो पाकिस्तान, ये 1960 का मामला है, तो उस समय बांग्लादेश तो बना नहीं था। उस समय तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो ये उस समय का केस था। ये उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। उन्होंने बोला था उस समय, यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो समझ गए क्या था ये मामला बेरूवाड़ी संघ का। 9वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बेरूवाड़ी मामले से। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है प्री में। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ये कब बोला गया? 1969 में। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 100वां संविधान संशोधन 2015 को इसलिए नियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। ये हुआ था, याद रखिएगा। ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। तो कुछ भाग जो है वो बांग्लादेश को दिए गए थे और कुछ भाग हमने उनका इधर लिया था। तो ये दोनों चीज़ें एक ही उसमें हुई थी, तो याद रखिएगा। ये भी प्रश्न, ये भी बन सकता है प्रश्न, कौन से संविधान संशोधन से बांग्लादेश को ज़मीन दी गई थी या जो भी, तो वो ध्यान रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत को, अब इसमें यहाँ बताया गया है कि इतने विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया और बांग्लादेश ने इतने अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। ठीक है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जानिए कि इस 100वें संविधान संशोधन से आप कुछ हस्तांतरण हुए थे, बांग्लादेश को दिए गए थे, तो वो ध्यान रखिए बस। ठीक है, हाँ आगे देखिए। इसके साथ ही लेन देन की प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा इतने 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था इसमें। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य के हैं और उधर ही बांग्लादेश भी वहीं है, तो ये सारे राज्य उसमें प्रभावित हो रहे थे, कि भूभाग से जुड़ी पहली अनुसूची के प्रावधानों में भी संशोधित कर दिया गया। अब चूंकि पहली अनुसूची इसी से संबंधित है, राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो उसमें भी संशोधन किया जाएगा। जो भी परिवर्तन होंगे इस प्रकार के, वो पहली अनुसूची में भी परिवर्तित किए जाएंगे। तो ये बताया गया है इसमें कि भारत बांग्लादेश में इतनी लंबी सीमा है जो साझा करते हैं। भारत पूर्वी पाकिस्तान ज़मीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेड क्लिफ के अवार्ड के अनुसार हुआ था। ठीक है, वो रेड क्लिफ जब 1947 में हुआ था ये। ठीक है, इनका ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इतना इसमें। देखिए मैं आगे आगे बताता हूँ इसमें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो जानिए आप, वो आप हिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे उसको। तो ये उसमें जो कुछ विवाद थे वही बताया गया है कि रेडक्लिफ महोदय ने तो ऐसे ही खींच दिया था, इतनी जल्दी खींचा था कि किसी को कुछ
पता ही नहीं था कैसे क्या हुआ, कैसे बनी सीमा, बस खींच दिया ऐसे ही। कहाँ क्या था क्या नहीं था, लोगों के घरों के बीच से रेड क्लिफ निकाली गई। तो आप समझिए कि किस तरीके से सीमांकन हुआ था। तो वो उन विवादों को दूर करने के लिए यही सब जो समझौता हुआ था, ये देखिए, जैसे इन विवादों को समाधान के लिए 1958 में नेहरू और नून समझौते के द्वारा की गई थी। तभी वो बेरूबाड़ी यूनियन का मामला आया था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसके बाद फिर ये 9वां संविधान संशोधन हुआ। फिर उसके बाद ये भूभागों को जो है आपसी आदान प्रदान हुए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 मई 1974 को भी ये भारत बांग्लादेश में कुछ सीमांकन का लेकर के कुछ हुआ था समझौता, उससे संबंधित है ये। तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। आगे देखते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे किस प्रकार से हुआ। ठीक है, देसी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय आपको पता है कि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ठीक है, तो बताया गया है इसमें कि आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत के शासन के अधीन, और देसी रियासतें राजा के शासन के अधीन। लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध थे वो, हालांकि वो उनका अलग अपना वो सब चलता था राजकाज, लेकिन वो थे संबद्ध ब्रिटिश राजशाही से। ठीक है, स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और देसी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए, याद रखिएगा। कितने? तीन विकल्प। एक तो या तो वो भारत में शामिल हो सकते हैं, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर वो स्वतंत्र हैं। तो तीनों विकल्प ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 552 रियासतें, देसी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थीं उस समय के, जब है 552 रियासतें थीं भौगोलिक सीमा में, याद रखिएगा। 549 भारत में शामिल हो गई, और बची हुई तीन रियासतें जो थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये जो तीन रियासतें थीं ये भारत में शामिल होने से इनकार कर दी। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। आपको पता होगा कि हैदराबाद, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, वो आगे अभी पता चलेगा इसमें। ठीक, तो देखिए इसमें बताया गया है, ध्यान रखिएगा। यद्यपि इन्हें कुछ समय बाद भारत में मिला गया, कैसे? हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही करके, ठीक है, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। 1950 के संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, भाग का, खा, गा, घा ऐसे करके बनाया था इनको। ये तो खैर अब समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उस समय जब था ये चार प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया था। ये सभी संख्या में 29 थे। भारत का में वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत गवर्नर का शासन था। ठीक है, और खा में 9 राज्य विधानमंडल के शाही शासन के भाग। गा में बताया गया है कि कौन से थे, भारत के प्रमुख आयुक्त वाले शासन वाले। ठीक है, गा में कितने थे कुल राज्य, तो ये ध्यान रखिएगा कितने राज्य थे इसमें, ये टोटल बताया गया है, और किस में कितने कितने थे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे गा में 10 थे, खा में 9 थे, और का में वे राज्य जो ब्रिटिश शासन के में सीधे गवर्नर के शासन में थे, वो उसका नंबर नहीं दिया गया है यहाँ। देखिए, अंडमान और निकोबार को अकेले भाग में रखा गया था इनको। ठीक है, ये दिया गया है इसमें कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ थे, ये देख लीजिए एक बार, लिस्ट आप देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस आप ये लिस्ट देख लीजिए। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं ये। ठीक है, भाग का में इतने राज्य थे, भाग खा में इतने, भाग गा में इतने, और घा में सिर्फ ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धर आयोग और जेवीपी समिति। अब राज्यों के लिए कैसे क्या, एक जब भी सबको शामिल कर लिया गया उसके बाद भी भारत का एकीकरण, ये कह सकते हैं कि राज्यों का पुनर्निर्माण, ये सब होता रहा अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से। ठीक है, कोई राज्य बोल रहा था कि हमें भाषा के आधार पर, कोई प्रशासनिक, तो अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। अभी देखिए इसमें तो धर आयोग और जेवीपी समिति, याद रखिएगा ये देसी रियासतों के भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो।
ठीक है, लोग राज्य जो है वो बोलने लगे कि हमारी भाषा अलग है तो हमें अलग राज्य बना दिया जाए, इस प्रकार से मांग उठने लगी। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। याद रखिएगा 1948 में, डेट लिस्टिंग में आ सकती है पूछने को। धर आयोग 1948। आयोग ने रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो ये पूछा भी गया है, ये अब ध्यान रखिएगा ये कि धर आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश की थी। तो ये भाषाई आधार कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बोला था इन्होंने। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांतीय समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे JVP समिति के नाम से जानते हैं। J फॉर जवाहरलाल, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, JVP समिति। ये इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की। इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा ही होना चाहिए, भाषा होना चाहिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर होना पड़ा? देखिए, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ था, जिसके अंतर्गत एक श्री रामलू जी थे, वो 56 दिन के भूख हड़ताल में उनकी बेचारे की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 40 श्री रामलू का निधन हो गया। ठीक है, तो इसलिए वो उनको फिर मतलब करना ही पड़ा। ठीक है, फजल अली आयोग, ये याद रखिएगा, ये लिस्टिंग में आते हैं। ये जितनी भी आयोग बता रहा हूँ मैं आपको, एक धर आयोग जून 1948 याद रखिएगा, JVP कमेटी, ये फजल अली आयोग, तो ये इनके इनके ईयर पूछे जाते हैं, मैचिंग में आते हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय एक राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके 2 अन्य सदस्य ये भी पूछे गए हैं परीक्षा में, याद रखिएगा, KM पणिक्कर और HN कुंजरू। तो फजल अली साहब तो थे ही, उनके अलावा 2 और थे, KM पणिक्कर साहब थे और HN कुंजरू साहब। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। कहने का मतलब यह है कि एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा होगी, ऐसा एक ही लोग होंगे भाषा वाले, ऐसा इन्होंने अस्वीकार कर दिया। हाँ, जिसको जो है वो वहाँ पर रहेगा, या जो भी रहना चाहता है रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलुगु है तो तेलुगु वाले ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये इन्होंने बताया। इनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो समिति ने राज्य के पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। क्या बताया उन्होंने? देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण करना, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। ये 4 उन्होंने कारक बताए कि इन 4 आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अभी इसमें काफ़ी है, तो इसको इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे का जो है यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अच्छा इसको इसको कर देते हैं यहाँ तक, ये वाला समझ में आ जाएगा। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तो इनकी फजल अली की रिपोर्ट जो है वो स्वीकार कर ली गई 1956 में, इन्होंने जो अपना दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग का और खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया और भाग गा को खत्म कर दिया। तो वही है, वो जो भाग 7 संविधान का जो भाग 7 है जो आप पढ़ते हैं उसमें कि निरसन दिखाता है वो समाप्त, तो वो इसी संविधान संशोधन से हुआ था, 7वें से। ठीक है, परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को
कितने राज्य और कितने यूटीज थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी पढ़ने में, फिर बोरियत महसूस होती है। तो छोटा छोटा वीडियो रहता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए फिर, अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट है तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।